मैं उनका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। जो भी हमें जानकारी मिल रही है रिसेंट में कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं या उस तरीके के जो भी क्वेश्चन थे, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल प्रस्तुत करूंगा। और प्लीज़ पेन एंड पेपर लेके जरूर बैठें, क्योंकि आप इसको नोट करते चलेंगे तो वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म थोड़ी देर तक के लिए स्टोर हो जाएंगी चीज़ें। तो प्लीज़ पेन एंड पेपर लेकर बैठें। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 12वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि 11 क्वेश्चन हम लोग जीके जीएस पर डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा एसएससी सीजीएल 2020 मार्च के एग्जाम जो हो रहे हैं आपके, उस पर सेकंड लेक्चर होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है गुप्त वंश। अब बात गुप्त वंश की आ गई है तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा गुप्त वंश को हम लोग स्वर्ण युग, गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्वर्ण युग या गोल्डन एज का अर्थ यहाँ पर यह है कि गुप्त वंश में अकबर के दरबार के समान, जैसे बोलते थे ना अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, ऐसी गुप्त वंश में भी कला हो गया, संगीत हो गया, म्यूजिक हो गया, वास्तुकला हो गई, मैथमेटिशियन हो गए, गणितज्ञ हो गए, साइंटिस्ट हो गए, मतलब विज्ञान क्षेत्र में एक से एक दिग्गज इनके दरबार में रहा करते थे, जिन्होंने गुप्त वंश को सुशोभित किया या भारत की जो कल्चर है, हेरिटेज है या साइंस है, उसको ले जाने का आगे का कार्य किया। और वास्तुकार भी रहते थे। वास्तुकार का अर्थ होता है बिल्डिंग बनाने वाला, या हम यहाँ पे बोलें कि एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान में, भारत में मंदिर बनाने की कला जो होती है वो गुप्त वंश से आपकी शुरुआत एक मानी आती है। एक चरण होता है कि गुप्त वंश से मंदिर की परंपरा जो होती है और ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार जो होते हैं वो यहाँ पर देखने, जैसे आपने सुना होगा कि ललितपुर में 10 अवतार मंदिर है, विष्णु के 10 अवतार, वो गुप्त वंश में ही बनाया गया था। जैसे आप लोग बोलते हो शून्य का आविष्कार, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, ये प्रिंसिपल कहाँ पे आए आपके, आर्यभट्ट वराहमिहिर ने जो दिए वो गुप्त वंश से ही संबंधित हैं आपके, ठीक है। जैसे भीतरगांव का मंदिर बहुत फेमस है आपका कानपुर में, भीतरगांव एक जगह है कानपुर में, गुप्तकालीन मंदिर है, वो बहुत फेमस है। कभी को आप पूछते हैं कि भीतरकालीन मंदिर किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर गुप्त वंश में विष्णु के 10 अवतार देखे गए हैं। 10 अवतार मंदिर ललितपुर में, ध्यान रखिएगा। एक से एक दिग्गज इनके दरबार में रहा करते थे। जैसे आपसे पूछता है ना कि पाई हो गया, जीरो हो गया, दशमलव हो गया, और गणित से संबंधित जानकारी, पाइथागोरस वाली प्रमेय जो होती हैं, बहुत सारी चीजें जो होती हैं हम लोग को गुप्त वंश पे देखने को मिलती हैं। क्योंकि आपने आर्यभट्ट का नाम जरूर सुने होंगे, वराहमिहिर का नाम जरूर सुने होंगे, शंकु का नाम जरूर सुने होंगे, बेताल का नाम जरूर सुने होंगे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जो होते थे गुप्त वंश को सुशोभित करते थे। यहाँ पर स्वर्ण युग का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर सोना व्यापक मात्रा में पाया गया। स्वर्ण युग का अर्थ ये है कि इनके दरबार में एक से एक लीजेंड रहते थे, जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में दिग्गज कार्य किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंक्लूडेड वास्तु भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है गुप्त वंश में पहला शासक कौन था, श्रीगुप्त, और दूसरा कौन सा था आपका, सॉरी अंतिम कौन सा था, विष्णुगुप्त। तो ध्यान, इस यही क्वेश्चन जो है हमारा गुप्त वंश से पूछा गया था कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन है, तो ध्यान रखेंगे श्रीगुप्त, और जबकि अंतिम है आपके विष्णुगुप्त। एक यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊंगा, गुप्त वंश में एक सम्राट हुआ करता था जिसे समुद्रगुप्त के नाम से जानते हो आप लोग, और समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का शायद नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त गुप्त वंश से था, जिसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, समुद्र के दरबार में एक कवि रहा करता था जिसका नाम हरिसेन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि रहा करता था जिसका नाम हरिसेन था। अब थोड़ी सी और जानकारी मैं देता हूं आपको। जो समुद्रगुप्त था ना, इसकी बहुत सारी जानकारी इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते थे, प्रयागराज प्रशस्ति, प्रशस्ति का अर्थ होता है कि सर्टिफिकेट, आपका जो समुद्रगुप्त था उसकी बहुत सारी जानकारियां जो होती हैं प्रयागराज या इलाहाबाद प्रशस्ति में हम लोग को प्राप्त हुई हैं। और इसी प्रशस्ति या स्तंभ पर हमें अशोक की भी जानकारी मिली है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कौन सा राजा विष्णुगुप्त वंश का था जिसकी जानकारी इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति पत्र से मिलती है। तो हमें ध्यान में रखना है समुद्रगुप्त, और समुद्री गुप्त को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेपोलियन। और ध्यान रखिएगा इसके जो कुछ सिक्के पाए गए हैं ना समुद्रगुप्त, उस पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कहने का अर्थ ये कि ये वीणा का आपका शौकीन रहा था, म्यूजिक का।
और इसके दरबार में कौन रहता था? हरि सेन। और भी जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। इतनी जानकारी जो थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब देखिएगा आप लोग सेकेंड पॉइंट, 13वां क्वेश्चन है महाबलीपुरम, जिसे ममल्लपुरम के नाम से तमिलनाडु, ठीक है, का प्रथम शासक कौन था? देखिएगा करंट अफेयर यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अभी आज से 2-3 महीने पहले चाइना के रूलर किम जोंग नहीं, सी जिनपिंग आपके कहाँ पर आए थे? तमिलनाडु में ही आए थे, यहीं पर। तो देखिएगा करंट का क्वेश्चन हिस्ट्री को लेके पूछ लिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपका। अब क्वेश्चन पर आते हैं। महाबलीपुरम ममल्लपुरम का प्रथम शासक, द फर्स्ट रूलर ऑफ महाबलीपुरम या ममल्लपुरम, तो कौन थे? तो हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ के प्रथम शासक थे पल्लव डायनेस्टी के, वंश पल्लव डायनेस्टी था, और रूलर राजा थे आपके नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी एंड नरसिंह वर्मन कहाँ पे है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। यहाँ पर रथ टेम्पल, 7 रथ टेम्पल बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिएगा रिसेंटली करंट से रिलेटेड आपको एक इमेज दिख रही होगी, जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह के सामने लिखा हुआ है पॉली उमरीगर ट्रॉफी। अर्थ क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन ये देखने को मिला कि अभी हाल में ही किस भारतीय क्रिकेटर को पाली उमरीगर ट्रॉफी प्राप्त हुई है? तो जसप्रीत बुमराह। या क्वेश्चन ये भी हो सकता था जसप्रीत बुमराह को कौन सी ट्रॉफी प्राप्त हुई है? तो ध्यान में रखेंगे पाली उमरीगर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। एक क्वेश्चन ये पता चलता है कि जो रेलवे की जो हेल्पलाइन नंबर है उसका नंबर क्या है? तो ध्यान में रखेंगे आप लोग 139 या 139। हेल्पलाइन नंबर ऑफ रेलवे इज 139। ठीक है, चल अब देखिएगा लिखा हुआ है गुजरात को राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन का प्रारूप ये रहा होगा कि अभी हाल में ही किस राज्य को राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस संबंधित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान में रखेंगे हम लोग गुजरात राज्य को। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कला संस्कृति का, अगर हम लोग अखबार पढ़ते हैं तो एक हैबिट में हो जाती है, तो कभी कभार कुछ चीजें आती हैं कल्चर सोसाइटी से जुड़ी हुई, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये जो बुक्स में तो मिलेगी, जो लिखा हुआ है धानु जात्रा उत्सव। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, धानु जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है सेलिब्रेट? तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में। ये एक थिएटिकल ड्रामा टाइप में है आपका। ठीक है, ड्रामा टाइप में है, तो ये उत्सव ध्यान में रखेंगे उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगामी किसी परीक्षा में भी पूछ सकते हैं इस पर। जब हम कल्चरल के जितने भी क्लासिकल डांस और फोक डांस जो होंगे और थिएटर ड्रामा जितना भी होगा, उस पर मैं आपको इस पर सेपरेट और जानकारी दूंगा। अभी आप इतना ध्यान रखिएगा, धानु जात्रा उत्सव उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा। ठीक है, अलाई दरवाजा जो है किसने बनाया? तो ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। आप देख रहे होगे अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कुतुब उल इस्लाम मॉस्क्यू कहाँ पर है आपका? कुतुब मीनार में। तो ध्यान में रखिएगा अलाई दरवाजा का किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा कहाँ पर है आपका? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद में। ठीक है, कुतुब मीनार जो होते हैं ना, उसी के सब आपके पार्ट हैं आपके, ये इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान का 8वां भाग कौन सा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो 8वां भाग पूछा है, तो ध्यान में रखना है यूटी का है। यूटी यानी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। तो एक तो पॉलिटी का क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि संविधान का 8वां भाग संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरी से, और जिसकी जानकारी संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 तक के बीच प्राप्त होती है, 239 से 242। और ऊपर क्वेश्चन है अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एक ये हमारा क्वेश्चन है, और अलाई दरवाजा से संबंधित आपको एक इमेज आपको दिख रही है।
नेक्स्ट है एनीमिया। सभी जानते हैं एनीमिया यानी कि खून की कमी। महिलाओं में जो 40 एबव होती हैं उनमें इसकी समस्या देखी जाती है। विटामिन B12 की प्रॉब्लम से आपका एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। एक ये क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन ये आया है कि जो जिनके पैर ग्रसित हैं या पैर से विकलांग हैं लेकिन दिमाग से नहीं, ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा लीजेंड एग्जाम्पल है जो अरुणिमा सिन्हा जी का, ठीक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह करी है पैरों से दिक्कत होते हुए भी। तो ध्यान में रखिएगा माउंट एवरेस्ट पैरों से जो जिनको प्रॉब्लम थी फतेह करने वाली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यानी कि नेपाल, ठीक है। जैसे नेपाल में इसे सागर माथा के भी नाम से भी जाना जाता है। 8,848 इसकी हाइट है आपकी, ध्यान रखेंगे। इतनी बात रही, ठीक है। ये पॉइंट पूछा गया आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि राजस्थान के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? देखिएगा गोल्डन सिटी राजस्थान की जो होती है वो जैसलमेर है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हो फोर्ट, देख रहे हो येलो येलो सब नजर आ रहा है। ध्यान रखिएगा राजस्थान के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं? तो जैसलमेर के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं दूसरे एग्जाम में भी रिपीट किया हुआ है। तो ये जो आज का हमारा जो लेक्चर था मैंने यहाँ पर आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड करी। और देखिएगा एक क्वेश्चन और बचता है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है जलियांवाला कांड 1919 में हुआ था, हमें पता है। और इसी समय में आपने रॉलेट एक्ट का भी नाम सुने होंगे। बिना वकील बिना दलील का एक कानून आया था, किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, रॉलेट एक्ट 1919 में। अब जलियांवाला कांड ध्यान में आ रही है, मेजर डायर का नाम ध्यान में आ रहा है। तो जलियांवाला कांड जो आपका पंजाब में जो हुआ था, तो उधर पर कुछ लोगों ने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। तो ध्यान रखिएगा वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके पास उपाधि थी नाइटहुड की, जिस उपाधि को उन्होंने वापस कर दिया था। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है आपका। तो जलियांवाला कांड में नाइटहुड की उपाधि करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको अपने उपन्यास नॉवल बुक गीतांजलि के लिए ये भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में बोल लो या ओवरऑल पहला नोबेल पुरस्कार भारत को। लस्सी के द्वारा कहा गया है कि अब हम लोग सभी एग्जामों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं कराएंगे, इन सभी के लिए एक कॉमन परीक्षा होगी जिसको प्री एग्जाम टेस्ट का नाम दिया जाएगा, ठीक है। एक प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें स्कोर कार्ड प्राप्त होगा। स्कोर कार्ड प्राप्त करने के बाद आगामी जो परीक्षा अगर किसी लेखपाल की निकलती हैं या वीडियो की निकलती हैं तो वहां पर ये आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन हम सेपरेट वीडियो में शेयर करेंगे। अभी आपको ध्यान में रखना है कि एक पॉजिटिव क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है, जल्दी से ये अमल में आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा, एक बेहतरीन खबर है। और अब हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। देखिएगा लेखपाल का जो पेपर 2015 में हुआ था, तो हमें पता है कि लेखपाल में मैथ आती है आपकी, ठीक है, हिंदी आती है आप लोगों की, जीएस जीके और ग्रामीण समाज से रिलेटेड पोर्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने जो जीएस जीके का पोर्शन है और ग्रामीण समाज के, उस पर अपनी लेक्चर सीरीज बनाऊंगा आप लोगों के सामने। और पार्ट्स में करंट अफेयर हो चाहे यूपी जीएस के जितने भी क्वेश्चन होंगे उस पर मैं लेक्चर वाइज सीरीज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और आज हमारा लेखपाल पर पहला लेक्चर होगा जिसमें मैंने 2015 के कुछ क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2015 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको यहाँ पर कवर कर लेंगे हम लोग। तो प्लीज लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ नोट करने वाली चीजें हैं तो प्लीज उसको नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, ठीक है। हमें पता है कि इंडिया क्विट मूवमेंट, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 में हुआ था। अब बस बात आती है कि भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए स्टूडेंट्स बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो इंडिया क्विट मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आपको मैं पहला पॉइंट तो ये बताऊंगा कि गांधी जी ने इस समय एक अपना बहुत फेमस नारा दिया था। उन्होंने बोला था मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। हमें पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगस्त महीने का जो अगस्त होता है ना,
अगस्त प्रस्ताव के भी नाम से जानते हैं। 7-8 अगस्त को जो आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन जो उसकी गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही थीं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 7 अगस्त 1942, मैं बोल रहा हूँ 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया, ये लिखा हुआ है, नोट करेंगे, ग्वालिया, ग्वालिया टैंक में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखिएगा 7 अगस्त को 1942 को बॉम्बे में ग्वालिया टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी और नेहरू जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, बहुत सारी चीज मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने करी और नेहरू जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, जिसको 8 अगस्त को 1942 को स्वीकार कर लिया गया था। और इसी समय आपके गांधी जी ने बोला था, मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, और करो और मरो का नारा जो था इसी समय आपका दिया गया। ठीक है, इतनी बात बोला। अब मैं आगे थोड़ी सी और बात करूंगा। जब 8 अगस्त को 7 और 8 अगस्त को जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो स्वीकार कर लिया गया, तो क्या होता है कि 9 अगस्त के दिन ना ऑपरेशन जीरो चलाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन जीरो आवर 9 तारीख को चलाया गया, 9 अगस्त को, और जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ध्यान में रखिएगा, यहाँ तक कि गांधी जी को पूना की आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इतना मैंने आपके सामने थोड़ी सी आपके सामने जानकारी प्रस्तुत करी। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो था वो खाली हाथ चला गया था, ध्यान रखेंगे। तो ये जो पॉइंट्स थे मैंने आपके सामने भारत छोड़ो आंदोलन के को ध्यान में रखते हुए करे। ये ठीक है, ये क्वेश्चन 1 था हमारा। नोट करते चलेंगे जितना भी मैंने बोला, आप थोड़ा सा रफ कर लें। अब देखिएगा अगला पॉइंट है आपका, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, गदर क्रांति, ठीक है, हमें पता है कि 1913 में गदर पार्टी का गठन किया गया था। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में गदर पार्टी का गठन किया गया था यूएस के सैन फ्रांसिस्को में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस आंदोलन में एक पेरिस महिला मैडम भीकाजी कामा, देखिएगा मैडम भीकाजी कामा, जो कि पारसी परिवार से आती थी, वो भी इस मूवमेंट में शामिल थी। किसमें? गदर क्रांति में, या गदर आपका जो मूवमेंट किया गया था। ध्यान रखेंगे, इस किसके द्वारा? लाला हरदयाल ने शुरू किया था सोहन सिंह के साथ मिलकर, और इसमें मैडम भीखाजी भी शामिल थी। अब हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पर कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिख रखे हैं। ऑप्शन पे जाएंगे तो अगर हम लोग 2015 का पेपर देखें तो उसमें एक ऑप्शन कामागाटा मारू घटना भी थी। देखिए कामागाटा मारू, तो यही आपका ऑप्शन था। कामागाटा मारू एक घटना थी, या मैं ये कहूँ कि ये एक जहाज था आपका। ठीक है, ये जहाज जो था हांगकांग से खरीदा गया था, किसी इंडियन ने खरीदा था, और इसको कनाडा जाने से रोका गया था। ध्यान रखेंगे, क्योंकि हांगकांग में जितने भी भारतीय रहते थे और जो सिख समुदाय के थे, वो कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन उनको वहां से एंट्री नहीं दी जा रही थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उसी से रिलेटेड एक मूवमेंट आया था कामागाटा मारू, एक जहाज हुआ करता था जो कि आपका खरीदा गया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये उसी से जोड़ा गया आपका, किससे? गदर पार्टी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपके दो हमने हिस्ट्री के पॉइंट आपके सामने कवर किए। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिएगा थर्ड पॉइंट है आपका, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो होता है वो राज्यसभा से होता है, और लोकसभा से सामान्य या सहमति से प्रस्ताव पारित करा के उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। इनके ऊपर हम लोग महाभियोग नहीं लगाते उपराष्ट्रपति को,
संकल्प लाना पड़ता है राज्यसभा में, जिससे लोकसभा अपनी सहमति साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखिए उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा का सभापति होता है आपको, सिंपल सी बात है, ये हमने बात करी। अब हम लोग पूरा लेक्चर तो उपराष्ट्रपति पे नहीं बता सकते ना कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, अभी हमारे टू द पॉइंट जो एग्जाम में आए वो ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। अब नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम। देखिएगा मोहिनी अट्टम पहले एक अर्ध क्लासिकल डांस हुआ करता था, केरल से संबंधित है। वर्तमान में अब ये क्लासिकल या शास्त्रीय नृत्य हो चुका है मोहिनी अट्टम, ठीक है। जैसे नाम से पता चल रहा है मोहिनी, कहानी जुड़ी गई है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने समुद्र तट पर मोहिनी का रूप धारण करके महिषासुर का वध किया था, एक स्टोरी टाइप की है। तो हमें ध्यान में रखना है मोहिनी अट्टम एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य था, लेकिन वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल से संबंधित है, ठीक है। इतनी बात रही। एक ये पॉइंट आया था हमारा किसमें, जीएसजीके में। अब देखिएगा अगला पॉइंट है दिमाग को शांत या प्रशांत औषधि कौन सी इस्तेमाल की जाती है। दिमाग को बिल्कुल कूल या बिल्कुल सामान्य, कभी कभार हम लोग रिलैक्स करने के लिए जो होती है वो कौन सी, वैलियम, ध्यान रखिएगा वैलियम दिया जाता है इसमें, ये आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आय, जिसे हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। जीडीपी नहीं बोला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बोला, राष्ट्रीय आय बोला है, ठीक है। यानी कि नेशनल इनकम की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है एनएनपी मार्केट प्राइस। पूछा क्या है कि देश की राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं, जीडीपी को बोलते हैं, नहीं। जीडीपी जो होती है वो मार्केट प्राइस पे भी निकाली जाती है और फैक्टर कॉस्ट पे भी, लेकिन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद है, लेकिन वो राष्ट्रीय आय बोल रहा है। तो राष्ट्रीय आय जो होती है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट, एन से नेट, और बीच में जो एन लगा हुआ है वो है आपका नेशनल, और पी से है प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट पर जो होता है राष्ट्रीय आय को माना जाता है। देखिएगा जब भी एनएनपी जीडीपी तरीके के टर्म आ जाए ना, तो जो आपका बीच वाले जो है ना एनएनपी में, जैसे एनएनपी, तो एन जो है वो नेशनल है और जो पहला वाला जो होता है वो नेट होता है, जिसे हम लोग शुद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आय जो होती है वो एनएनपी होती है आपकी, ठीक है। मार्केट प्राइस पे भी होती है और फैक्टर कॉस्ट पर भी होती है, साधन लागत पर भी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके पूछे गए थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे तो इनको ऑप्शन के रूप में भी मैं आपके सामने जल्दी रखूंगा। ये आज हमारा एक डेमो लेक्चर टाइप का हो गया, किस पर, लेखपाल पर। चलिएगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति की बात कर रहा है वो आपका, रिवॉल्ट बोलेंगे हम लोग, विद्रोह। तो 1857 से इनमें से कौन संबंधित है। कस्तूरबा गांधी, ये तो बहुत बाद में आई थी। मैडम भीखाजी कामा तो अभी हाल बात करा मैंने, हरदयाल के साथ थी गदर आंदोलन में 1913, और बात चल रही है 1857 की। सरोजिनी नायडू तो और उसी टाइम की है, भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास की। बेगम हजरत महल जो हैं, जो कि अवध की बेगम हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे अवध यानी लखनऊ को बोला जाता था, तो बेगम हजरत महल जो थी 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पूरे 25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को, परेशान मत होइए, बिल्कुल रिलैक्स करिए आप लोग, बिल्कुल एंजॉय करिए स्टडी को। अगर एंजॉय कर रहे हो आप लोग तो समझ लीजिएगा प्रोग्रेस आपकी होनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा नाम पूछा, ठीक है। ध्यान रखेंगे पूरा का पूरा नाम क्या होता है, प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, ये पूरा नाम है आपका, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इस पे हम लोग सेपरेट बात भी करेंगे जब हम लेक्चर स्टडी प्लान करेंगे ना। तो आप लोग इस लेक्चर को सुनने के बाद प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कर दीजिए अपने की, जैसा भी लगे। आप लोग एक बार चैनल पर विजिट करिए, एक बार वीडियोस को जरूर देखिए, कौन कौन से वीडियोस पड़े हुए हैं। जब आप समझेंगे तब आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो खुलकर बोलिए, एक्सेप्टेड है, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं, धान यानी कि चावल यानी पैडी। तो